हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हमारा एपेंडिसाइटिस है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। एपेंडिसाइटिस नाम से ही इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपेंडिक्स होती क्या है। अपेंडिक्स जो होती है वो छोटी उंगली के समान पाउच होता है जो कि इंटेस्टाइनल टिश्यू जो इसका ही बना होता है, और ये मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वह जो जहाँ पर जुड़ती है, जिसको इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, वहाँ पर स्थित होता है। यह हमारी बॉडी का एक अवशेषीय अंग है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, मतलब ये किसी प्रकार का डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करता है। किसी कारण से इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी कंडीशन को एपेंडिसाइटिस कहा जाता है। तो ये तो एपेंडिसाइटिस की परिभाषा होगी। नेक्स्ट, इसका कॉज के किन कारणों से होता है। इसके होने का एक कारण कैल्सिफाइड फीकल डिपॉजिट होता है, मतलब इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर जो मटेरियल है फूड, डाइजेस्टेड फूड, जिसको फीकल कहा जाता है, ये फीकल मटेरियल जो होता है वो अपेंडिक्स के अंदर जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो कैल्सिफाइड हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है, जिसको फिकोलिथ कहा जाता है। तो ये फिकोलिथ जो होता है उसके कारण से भी एपेंडिसाइटिस हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ अपेंडिक्स होता है, मतलब अपेंडिक्स जो है उसके अंदर ऐंठन हो जाती है, और ऐंठन के कारण से अपेंडिक्स जो होता है वो खाली नहीं हो पाती और उसके अंदर फिकल मटेरियल भरा हुआ रहता है, और उसके कारण से भी उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण से फाइब्रोसिस की कंडीशन हो सकती है, और उसके कारण से भी अपेंडिक्स जो है वो खाली नहीं होती, उसके कारण से भी हो सकता है। इसके अलावा एक लिम्फेडिनाइटिस की कंडीशन होती है, मतलब लिम्फोइड टिश्यू जो होता है अपेंडिक्स के अंदर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण से अपेंडिक्स का ल्यूमन जो होता है वो सिकुड़ जाता है, उससे भी कंडीशन हो सकती है। या फिर लिम्फोइड टिश्यू जो इसके अंदर हाइपरप्लेसिया हो जाता है, मतलब लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ओवरग्रोथ होती है, ओवरग्रोथ के कारण से भी अपेंडिक्स का ल्यूमन जो होता है वो सिकुड़ जाता है, जिससे अपेंडिक्स खाली नहीं हो पाती, और उसके कारण से हो सकता है। एक फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कि वो बाहरी पदार्थ जो होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, और ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से भी ये अपेंडिक्स जो होती है वो खाली नहीं हो पाती, उसमें जो फिकल मटेरियल जो है वो निकल नहीं पाता, और उसके कारण से भी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। एक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कंडीशन है, जैसे कोलाइटिस की कंडीशन है, तो कोलाइटिस के कारण से भी अपेंडिक्स का ल्यूमन सिकुड़ जाएगा, और उससे भी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू ट्यूमर और पैरासाइट, तो पैरासाइट या ट्यूमर जो है उसके कारण से अपेंडिक्स जो है वो सिकुड़ जाती है या उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से भी अपेंडिक्स जो है वो खाली नहीं हो पाती, और उसके कारण से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ये तो अपेंडिसाइटिस जो है वो होने के कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस जो है उसके पैथोफिजियोलॉजी, मतलब अपेंडिसाइटिस होता कैसे है। तो ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण से, जैसे इन्फेक्शन हो जाए या फिकेलिटी या स्पाज्म हो जाए, उसके कारण से क्या होगा कि अपेंडिक्स जो है उसका ल्यूमन जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब अपेंडिक्स का ल्यूमन जो होता है उसमें अवरोध पैदा होगा। अपेंडिक्स का ल्यूमन में अवरोध पैदा होने के कारण से अपेंडिक्स के अंदर जो भी मटेरियल जो होता है वो खाली नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें भरा हुआ रहेगा, उसमें मटेरियल भरा हुआ रहने के कारण से अपेंडिक्स के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे अपेंडिक्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उसके कारण से अपेंडिक्स को ब्लड फ्लो जो होगा उसमें अवरोध होगा, मतलब बाधा उत्पन्न होगी, और उसके कारण से अपेंडिक्स से विनस रिटर्न जो होता है वो कम हो जाएगा। अपेंडिक्स से विनस रिटर्न कम होने के कारण से अपेंडिक्स जो है उसके अंदर एडिमा की कंडीशन हो जाएगी, और साथ ही साथ वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के कारण से वहाँ पर गैंग्रेन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, मतलब एक तरह से वेट गैंग्रेन की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होगी, जिससे अपेंडिक्स के सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी। अपेंडिक्स के सेल डेथ होने के कारण से अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, उसके कारण से क्या होगा कि अपेंडिक्स जो है उसमें रप्चर हो जाएगा, अपेंडिक्स फट जाएगी। जैसे अपेंडिक्स अगर फट जाती है तो अपेंडिक्स के अंदर जो भी मटेरियल जो होगा वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर निकल आएगा, और उसके कारण से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। तो पेरिटोनाइटिस जो है वो हो सकता है, या फिर वहाँ पर एब्सेस जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हो जाएंगी। तो ये तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के अंदर जो मेन लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो सीवियर पेन होता है। पेन जो होता है वो एब्डोमिनल पेन होता है, और ये दर्द जो होता है वो नाभि के चारों तरफ होता है, जो बाद में राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ फैलता है। दर्द जो होता है वो शुरुआत में तो हल्का होता है और नाभि के चारों तरफ होता है, जो बाद में यही दर्द जो होता है वो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जो होता है मैकबर्नी पॉइंट, वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर दर्द होने लगता है।
मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वो मेनली अम्बिलिकस जो होती है और इलियक स्पाइन जो होता है उसके बीच में इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट जो होता है वही मैकबर्नी पॉइंट होता है। और अपेंडिसाइटिस के अंदर यही मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वहाँ पर दर्द होता है। दर्द जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और धीरे धीरे दर्द जो है बहुत बढ़ता जाता है। दर्द जो होता है वो चलने से या कफिंग के टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। दर्द के साथ साथ एब्डोमेन जो है उसके अंदर टेंडरनेस हो जाती है, एब्डोमेन की मसल जो होती है उसके अंदर रिजिडिटी हो जाती है, मतलब अकड़न आ जाती है, हल्का बुखार भी रहता है, नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, मतलब उल्टियाँ भी होती है, साथ ही भूख कम लगती है जिसको एनोरेक्सिया कहा जाता है। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक तो एब्डोमिनल पेन जो है वो देखा जाता है। मेनली अपेंडिसाइटिस के अंदर एब्डोमिनल पेन जो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वहाँ पर होता है। दूसरा एक रॉसिंग साइन जो है वो देखा जाता है। रॉसिंग साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसके लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो होता है, मतलब लेफ्ट एब्डोमेन जो है उसको जब पाल्पेट किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा दर्द या टेंडरनेस बढ़ जाता है, उसको ही रॉसिंग साइन कहते हैं। एक सोआ साइन जो है वो देखा जाता है। सोआ साइन के अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको साइड लाइन पोजीशन दे दी जाती है, उसके बाद राइट हिप जो होता है उसको जब फ्लेक्स किया जाता है तो फ्लेक्स करने पर उसको पेन होता है। मेन ये सोआस मसल जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण से दर्द होता है, उसको सोआ साइन कहते हैं। ये साइन जो है वो देखे जाते हैं। दूसरा इसमें ब्लड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो देखा जाता है। अपेंडिसाइटिस के अंदर इन्फेक्शन के कारण से WBC काउंट जो होता है वो इंक्रीज मिलता है, मतलब बढ़ा हुआ मिलता है। एक एब्डोमिनल एक्सरे जो है वो करवाई जाती है। USG जो है अल्ट्रासोनोग्राफी जो है एब्डोमेन की वो करवाई जाती है। ये मेनली डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो होता है। इसके अलावा CT स्कैन जो है वो भी करवाया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक तो मेडिकल मैनेजमेंट। तो अपेंडिसाइटिस जो है वो एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये सर्जिकल इमरजेंसी भी होता है। इसमें मेनली जो दी जाती है एक तो एंटीबायोटिक जो है वो दिया जाता है। एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। इसमें जो मेनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो दिए जाते हैं। एक मेट्रोनिडाजोल जो है 500 mg TID जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा सिफुरोक्सिम जो है या एग्यूमेंटिन जो होती है, एमोक्सिलिन फ्लेवोनेट जो है वो दी जाती है। एक IV फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो होता है इसकी सर्जरी होती है। सर्जरी के अंदर मेनली एक अपेंडेक्टोमी की जाती है। अपेंडेक्टोमी में क्या होता है कि सर्जरी के माध्यम से अपेंडिक्स जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जरी मेनली दो माध्यम से की जाती है। एक तो लेप्रोटोमी के द्वारा की जाती है। लेप्रोटोमी के अंदर क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन जो है वहाँ पर इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन लगा के अपेंडिक्स जो है उसको ही काट करके रिमूव कर दिया जाता है। और दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपिक मॉडर्न टेक्निक होती है। इसमें बहुत सारे छेद किए जाते हैं और छेद के माध्यम से लेप्रोस्कोप जो है उसके माध्यम से अपेंडिक्स जो उसको रिमूव किया जाता है। ये दो तरीके से अपेंडिक्स जो है उसको रिमूव किया जाता है, जिसको अपेंडेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो अपेंडिसाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो होता है एक तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है कि पेरिटोनियम जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसके कारण से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसको पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। दूसरा सेप्टिसिमिया हो सकता है कि पेरिटोनाइटिस के कारण से इन्फेक्शन जो है ब्लड के अंदर जा सकता है और ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के कारण से सेप्टिसिमिया की कंडीशन हो सकती है। एक गैंग्रेन जो है या परफोरेशन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा ओवेरियन सिस्ट जो है वो भी बन सकते हैं कि ओवरी जो है वो भी अफेक्टेड हो सकती है। ये तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या मतलब ऑपरेशन के पूर्व क्या देखभाल करनी है। तो ऑपरेशन के पूर्व एक तो पेशेंट जो इसको एनबिन रखा जाता है, मतलब नील बाय माउथ रखना है ताकि सर्जरी के दौरान एस्पिरेशन की संभावना जो है वो कम हो। एक पेशेंट जो है उसको IV इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर देना है एज पर ऑर्डर। अगला रिटर्न कॉन्सेंट जो है वो ले लेना है। अगला पेशेंट जो है उसके पेन के अंदर यदि कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना है, साथ ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एक पेशेंट जो उसको सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर रखना है ताकि उसको मैक्सिमम कंफर्ट जो है वो मिल सके। इसके अलावा एनीमा और लैक्सेटिव जो है उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं देना है। अगला एब्डोमेन जो है उसके ऊपर आइस जो है उसको अप्लाई करना है ताकि दर्द जो है उसके अंदर आराम मिल सके। डॉक्टर के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक जो है वो एडमिनिस्टर करनी है ताकि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो उससे बचाया जा सके। एक स्किन जो है उसको प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ उसकी शेविंग कर लेनी है। अगला पेशेंट जो इसको सर्जिकल प्रोसेस जो एक्सप्लेन करना है, साथ ही उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ये तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर हो जाएंगे। लास्ट है इसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर।
पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के तुरंत बाद पेशेंट को निर्देशानुसार एनाल्जेसिक देनी है ताकि उसको दर्द के अंदर आराम मिले। एक पेशेंट जो है उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर रखना है, मतलब ओरली पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है जब तक कि बोवेल मूवमेंट जो है नॉर्मल नहीं हो जाए। अगला पेशेंट जो उसके वाइटल साइन जो उसको मॉनिटर करने हैं, साथ ही रिकॉर्ड करना है। एक पेशेंट के ऑपरेटिव साइड जो उसको ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के साथ ही इन्फेक्शन का कोई साइन मिलता है तो उसको इन्फॉर्म करना। अगला सर्जिकल साइड जो है वहाँ पर स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है ताकि उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। एक पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है ताकि मैक्सिमम कंफर्ट जो वो मिल सके। इसके अलावा ड्रेनेज ट्यूब यदि लगी हुई है तो जो भी ड्रेनेज हो रहा है उसका अमाउंट, उसका कलर क्या है उसको असेस करना है, साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड करना है। एक पेशेंट को ऑपरेशन के 24 घंटे बाद कुछ भी नहीं देना है। 24 घंटे बाद उसको लिक्विड डाइट जो है वो शुरू करानी है, फिर धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट और सॉलिड डाइट देनी है। तो ये था एपेंडिसाइटिस जो है वो। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।